स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल में। और बहुत स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक सर्वेक्षण में, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर दृष्टिपात करते हैं उस खास नज़रिए से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसी तरह हम इसे संपादित और संयोजित करते हैं। जब से रूस ने हस्तक्षेप किया है, सैनिक हस्तक्षेप किया है, और कुछ लोग इसे एक तरफा युद्ध का ऐलान कहते हैं यूक्रेन में, तब से सारे विश्व का ध्यान अटका रहा है इसी रण क्षेत्र में कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, क्या वहाँ मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, क्या वहाँ युद्ध अपराध हो रहे हैं, क्या रूस के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सच है अंशतः भी, तो क्या वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त नहीं कर रहा है, या एक तरह का ये दुष्प्रचार है रूस के खिलाफ। क्योंकि जब इसी तरह का एक तरफा हस्तक्षेप अमेरिका ने किया था अन्यत्र सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, तब क्या इस तरह की घटनाएं नहीं हुई थी। मगर जो कुछ भी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले 70 वर्ष में महायुद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार यूरोप में इतने बड़े युद्ध की सुगबुगाहट हो रही है। और इस विस्फोट का एक संकट ये है कि ये दो महाशक्तियों के बीच सीधा टकराव कर सकता है। परमाणुविक सर्वनाश की संभावना सामने मुंह खड़ी नजर आती है, और हम ये प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना न हो जिससे मानव जाति का भविष्य ही संकटग्रस्त हो जाए। मगर इस घटना ने जो इससे प्रभाव पड़ा है, सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों को प्रभावित किया है। और चूंकि युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा है, यूरोप की सरहद से जुड़ी हुई है, तो पहला सवाल ये उठता है कि इस संघर्ष का, इस संग्राम का क्या प्रभाव यूरोपीय समुदाय पर पड़ेगा, उसके सदस्य बड़े देशों पर, जर्मनी और फ्रांस पर पड़ेगा। क्या यूरोपीय समुदाय एक बहुराष्ट्रीय इकाई के रूप में एक सर्वसहमति से कोई मुकाबला इस चुनौती का करने में सक्षम होगा? नेटो की क्या भूमिका रहेगी, और अमेरिका के साथ क्या रिश्ते यूरोपीय समुदाय के इसके बाद रहेंगे? इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम करेंगे। मगर जो बात सबसे उभर कर सामने आई है कि जर्मनी, जो यूरोपीय समुदाय की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है और जिसका एक रवैया रूस के प्रति, रूस के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा के कारण खास रहा है, उसने कुछ ऐसा लगता है कि बाकी यूरोपीय देशों के साथ उतने उत्साह के साथ अपनी सहमति प्रकट नहीं की है। और कुछ लोगों को लगता है इसका लाभ पुतिन का रूस उठा रहा है। मगर ये एक पक्ष है। जापानी प्रधानमंत्री ने हाल में भारत की यात्रा की है, बड़े पैमाने पर भारत को आर्थिक सहायता देने का वचन दिया है। और उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने ये कहा है कि जापान ये स्वीकार करता है, समझता है कि भारत की क्या नीति रूस और यूक्रेन के बारे में है, हम उसको समझते हैं। मगर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात भी है कि उन्होंने एक जो मतभेद है उसको भी रेखांकित किया है कि भारत अकेला ऐसा देश है क्वाड्स के सदस्यों में और दुनिया के बड़े सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अभिनेताओं में जिसने रूस की निंदा नहीं की है, भर्त्सना नहीं की है, और बिल्कुल एक तरफा बयान अमेरिका के दबाव में रूस के विरुद्ध देने की कोई जल्दबाजी नहीं की है। उसने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा है। जापानी प्रधानमंत्री ने इस बात का इशारा भी किया कि क्वाड्स का जो मुख्य महत्वपूर्ण मकसद था वो दक्षिण चीनी सागर में चीन के आक्रामक प्रसार को रोकना था, उसको संतुलित करना था। और वो समस्या अपनी जगह पर आज भी बरकरार है। अर्थात हिंद महासागर में और एशिया में, पूर्व एशिया में जो सामरिक और आर्थिक चुनौतियां हैं वो यूरोप से सीधे सीधे उस तरह से नहीं जुड़ती हैं जिस तरह से यूरोप की बड़ी शक्तियों के हित यूक्रेन से प्रभावित होते हैं। ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे समीकरण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावित कर रहे हैं हमें। बिल्कुल पड़ोस में हमारे कुछ घटनाक्रम ऐसा चल रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी में उनका विरोध हो रहा है, और जो उनकी समझौता सरकार, साझा सरकार थी, वो पहले ही कमज़ोर थी। तो लोगों को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आज तक पाकिस्तान में कोई भी निर्वाचित प्रधानमंत्री अपना पूरा कार्यकाल निरापद नहीं पूरा कर सका है, तो क्या यही हश्र इमरान खान का भी होने वाला है? इमरान खान ऐसा संभव कोशिश कर रहे हैं कि सेना का समर्थन उनको मिलता रहे, सेना ये दिखा रही है कि उसकी भूमिका तटस्थ है। तो क्या इमरान खान पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने में सफल होंगे, या उनके मंच से विदा होने के बाद, या यदि वो सत्ता में बने रहते हैं या मंच से विदा होते हैं, क्या इसका प्रभाव भारत की विदेश नीति पर और हमारे हितों पर पड़ सकता है? ये हमारे लिए सोचने का गंभीर महत्वपूर्ण विषय है। एक और पड़ोसी है बगल में ही, श्रीलंका,
जो पिछले पूरे साल भर से और शायद इससे भी कुछ अधिक समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो दिवालियेपन की कगार पर खड़ा है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और अब शायद बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। ऐसा लगता है कि कभी भी वो गर्त में जा सकता है, कि ऐसे गर्त में जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव होगा। भारत का रवैया उसके प्रति, इस पड़ोसी के प्रति तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद बहुत सहानुभूतिपूर्ण रहा है। उसने हर संभव मदद करने की कोशिश की है, मगर क्या भारत अपने आर्थिक विकास की दर को मंद किए बिना इससे ज़्यादा कुछ श्रीलंका में कर सकता है? ये भी हमारे लिए विचारणीय प्रश्न होगा। इसके साथ साथ और अनेक मुद्दे हैं। ईरान का परमाणविक समझौता है, उसमें प्रगति आज जिस की स्थिति में है, उसका क्या होने जा रहा है? इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे विधिवत इस संस्करण में, इस सर्वेक्षण में। सबसे पहले एक नज़र जर्मनी पर। जर्मनी वह देश है जो सीधे सीधे सबसे अधिक प्रभावित होता है रूसी सैनिक हस्तक्षेप से यूक्रेन में। न केवल वह यूरोपीय समुदाय की सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है, उसकी ऊर्जा सुरक्षा बहुत बड़ी सीमा तक रूस से आयात की जाने वाली गैस पर निर्भर करती है। इसी कारण वो पहले बहुत आसानी से इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि जो अमेरिकी प्रोत्साहन से आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगाए जा रहे हैं उनका सहर्ष स्वागत करें, क्योंकि उन्हें लगता था कि नॉर्ड स्ट्रीम नामक जो सागर तल से आने वाली गैस पाइपलाइन थी, जो यूक्रेन को छोड़कर सीधे गैस जर्मनी तक पहुंचाने वाली थी, उनकी आर्थिक प्रगति के लिए बेहद ज़रूरी है। और बारंबार जर्मनी के नेता इस बात को दोहराते थे कि इस ऊर्जा सुरक्षा पर रूसी गैस की निर्भरता के कारण अगले 4-5 वर्षों तक वो इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। उनके लिए चुनौती ये थी कि यदि रूस को बाहर कर दिया गया है, बहिष्कृत कर दिया गया है स्विफ्ट सिस्टम से, डॉलर में उस गैस का प्रतिदान नहीं हो सकता, तो रूस के लिए ये संकट भी पैदा हो गया था कि अपनी विदेशी मुद्रा को अर्जित करने के लिए वो इसकी कमाई गैस का जो यूरोप में निर्यात होता था उससे करे, यूरोज कमाए, जिस तरह वो युआन चीन से कमा रहा था, और जर्मनी से जो उसको ये यूरो मिलते उससे वो शायद उस डॉलर वाले प्रतिबंध को अलग कर लेता। मगर एक और जर्मनी के सामने ये चुनौती थी कि अमेरिका को खफा न करे, दूसरी ओर ये समस्या भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पुतिन यदि नाराज़ हों तो वो खुद बाह मरोड़ना शुरू कर दें। जो पुतिन, उनको ये चुनौती, चेतावनी पहले दी जा चुकी थी, पुतिन ने नहीं दी थी, पर अमेरिकी राष्ट्रपति बारंबार ये कहते थे कि यूरोप यदि समय रहते अपने को रूसी गैस संसाधनों से मुक्त नहीं करता है, उन पर अपनी निर्भरता नहीं घटाता है, तो कभी भी इनकी कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं, कभी भी इनका प्रवाह रूस से यूरोप की ओर आना रोका जा सकता है। और भयादोहन की स्थिति ये होगी कि जब जाड़े में ठिठुर रहा होगा यूरोप, तब सबसे बड़ा कष्ट इस गैस के अभाव का उन्हें महसूस होगा, गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी और जनता में असंतोष भी फैलेगा। अब समस्या ये है कि जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम को तो स्थगित कर दिया है, मगर जो आपूर्ति है उसके लिए आज भी वो निर्भर है गैस आपूर्ति के लिए रूस से। रूस ने अभी तक भयादोहन का कोई प्रयत्न नहीं किया है, मगर जर्मनी की जनता को एक इस बात से भी असंतोष है कि उनकी अर्थव्यवस्था की जो विकास दर मंद हुई है वो इस कारण भी हुई है कि उनके ऊपर बोझ यूरोपीय समुदाय के उन गरीब और आलसी सदस्यों का पड़ता है जिनका प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। बार बार उनको ऋण देना पड़ता है, अनुदान देना पड़ता है, उनको आर्थिक सहायता देनी पड़ती है और इसका बोझ जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों को उठाना पड़ता है। और जब से यूरोपीय समुदाय का गठन हुआ है, कुछ जर्मन इस बात से भी असंतुष्ट हैं कि जो मार्क्स है उसकी मजबूती का फ़ायदा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं मिलता है और यूरो व्यवस्था को स्वीकार करने का नुकसान ही उन्हें हुआ है। इस पेचीदगी का एक पहलू और है कि अभी हाल तक जर्मनी की जो नेता एंजेला मर्केल थी, उनका एक ख़ास नाता रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ था। उनका जन्म पूर्वी यूरोप में, पूर्वी जर्मनी में हुआ था। उनकी परवरिश उस समाजवादी व्यवस्था में ही हुई थी। उनको पता था कि रूसी, उसके पहले सोवियत व्यवस्था किस तरह काम करती है। उनका एक थोड़ा उदार मन था शरणार्थियों के प्रति, शायद इस कारण कि वो खुद एक शरणार्थी परिवार से की संतान थी। और पुतिन को भी लगता था कि चूंकि वो सोवियत और बाद में रूसी व्यवस्था को समझती हैं, तो उनके साथ एक तरह का संवाद समझदारी का गंभीरता से हो सकता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि व्यक्तिगत संबंध एक सीमा तक ही दो देशों के बीच
राष्ट्रहित के मामले में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मगर फिर भी जो परस्पर भरोसा होता है, विश्वसनीयता होती है, संवाद शुरू करने के लिए जो पेशकश होती है, विश्वास बढ़ाने वाले प्रयासों की, उसमें इससे मदद मिलती है। जो नए जर्मन चांसलर शोल्ज़ हैं, न तो उनका कद एंजेला मार्केल का जैसा है, न उनका ऐसा कोई व्यक्तिगत नाता या संबंध रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ है। समस्या यहीं तक नहीं है। जिस साझा सरकार का गठन जर्मनी में हुआ है, उसमें विदेश मंत्री ग्रीन पार्टी की हैं, जिन्होंने इस बात संकल्प को बार-बार दोहराया है कि जर्मनी सीधे-सीधे कार्बन प्रसरण को कम करेगी और कम से कम समय में हरित ऊर्जा का प्रयोग करेगी, और वो तो परमाणु शक्ति को भी प्रतिबंधित करना चाहती हैं। इस दिशा में शुरुआत भी हो चुकी है, मगर इसमें अभी समय लगेगा। और यदि कोविड की चपेट में आने के बाद से जो मंद दर पड़ी हुई थी जर्मनी की अर्थव्यवस्था की, उसे तेज़ होना है तो निश्चित रूप से गैस और पेट्रोलियम आदि का प्रयोग उन्हें करना ही पड़ेगा। इसी के मद्देनज़र जो ऊर्जा मंत्री जर्मनी के हैं, उन्होंने हाल ही में यूएई की और कतर की यात्रा की है, क्योंकि जर्मनी को इस बात का एहसास होने लगा है कि आज अमेरिका खुद जो आत्मनिर्भर है ऊर्जा सुरक्षा के मामले में, अपने पुराने संधि मित्रों की मदद करने के लिए उतना उत्साहित तैयार नहीं है। वो नियंत्रित करना चाहता है तेल गैस संसाधनों को दुनिया भर के, चाहे वो सऊदी अरब के हों, मध्य एशिया के हों, कनाडा के हों, उसके अपने हों, मगर वो इस मामले में कोई जनहितकारी परोपकारी नीति अपनाने वाला नहीं है। उसका रवैया कट्टरपंथी अति यथार्थवादी ही रहेगा। इसलिए उसने वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढना शुरू कर दिया है। अब यदि आप देखें तो इसके साथ जुड़ा एक और पहलू है। इसी तरह का एहसास सऊदी अरब को भी हो रहा है। इसी तरह का एहसास खाड़ी देशों को, अमीरात को भी हो रहा है, कतर आदि को भी हो रहा है। तो इन सबको लग रहा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो नए ग्राहकों को तलाश कर सकते हैं, और वो ये सब भी वैकल्पिक साधनों को ढूंढ रहे हैं जब कार्बन जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के बाद, संभावनाओं के समाप्त होने के बाद उनका आर्थिक विकास बाधित न हो। एक और पक्ष इसके साथ जुड़ा हुआ है। एक भ्रम लोगों के मन में है कि जब से द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी की तिरस्कारपूर्ण अपमानजनक हार हुई थी, उसके बाद से एक तरह से उसे सैनिक शक्ति के रूप में बधिया कर दिया गया था। भले ही उसकी स्थिति जापान जितनी दीनहीन नहीं थी कि जो सेना नहीं रख सकता था, मगर जर्मनी के बारे में कहा गया था कि उसके सैनिक संसाधन इतने विकसित नहीं होने चाहिए, जैसा पहले विश्व महायुद्ध की समाप्ति के बाद भी कहा गया था, जिसके कारण यूरोप के अन्य देशों को उससे किसी प्रकार का खतरा या जोखिम महसूस हो। मगर इसमें विडंबना ये थी कि जब शीत युद्ध का सूत्रपात हुआ तो जर्मनी को बिल्कुल निशस्त्र करना अमेरिका के हित में नहीं था, और अमेरिका ने जब उसकी सुरक्षा का, सामरिक सुरक्षा का भार वहन करना स्वीकार किया था, नेटो सेनाएं वहाँ तैनात की गई थी। वो स्थिति आज काफ़ी बदल चुकी है। आज अमेरिका को ट्रंप के शासनकाल में इस बात का एहसास स्पष्ट हो चुका था। ट्रंप ने 2 टूक की बात कही थी कि जो यूरोपीय उनके संधि मित्र हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा का प्रबंध खुद करना चाहिए, उसके खर्च की व्यवस्था खुद करनी चाहिए। यावत चंद्र दिवाकरों तक, जब तक काल अनादि अनंत है, तब तक वो अमेरिका से सहायता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो उनकी सलाह ये थी कि जर्मनी हो या फ्रांस हो, यूरोप के अन्य देश हों, वो अपने रक्षा बजट को बढ़ाएं। तब तक जर्मनी का रक्षा बजट उसकी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1.5% भी नहीं था। आज रूस के सैनिक हस्तक्षेप के बाद यूक्रेन में जर्मनी बाध्य हुआ है, उसने घोषणा हाल में की है, जैसे जैसे युद्ध उग्र होता गया है या युद्ध यूक्रेन में, कि वह निकट भविष्य में अपनी सुरक्षा को निरापद रखने के लिए अपने राष्ट्रीय सकल उत्पाद का 2% हिस्सा अपनी रक्षा खर्च में करेगा, रक्षा बजट में करेगा। तो निश्चित रूप से वही बढ़ोतरी है जिसका समर्थन, जिसका प्रोत्साहन, जिसकी सलाह ट्रंप देते आ रहे थे। तो ये शुरुआत जर्मनी ने कर दी है। इसका एक रोचक पहलू ये है कि कई लोगों को लगता है कि जर्मनी सैनिक साज सामान का निर्यात नहीं करता था, मगर ये स्थिति वास्तविकता से बहुत दूर थी। जर्मनी ने अपने हथियारों का, सैनिक साज सामग्री का निर्यात कभी रोका नहीं था, और कई ऐसी सरकारों को जर्मन शस्त्रास्त्रों का निर्यात होता रहा है जिनका अपना रिकॉर्ड मानवाधिकारों के मामले में, युद्ध अपराधों के मामले में, आर्थिक विषमता के बारे में, मानवाधिकारों के हनन के बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, जनतंत्र की जड़ें कुतरने के बारे में बहुत बुरा रहा है। उनमें चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, या अन्य देश छोटे छोटे अफ्रीकी तानाशाह हों, ये उनकी गिनती इस सूची में देखने को हमें मिल जाती है। तो दोनों पहलू हैं। जर्मनी के नेताओं को थोड़ी आपत्ति, थोड़ा
आवेश इस बात से भी था कि नाटो की जो सैनिकों की तैनाती उनकी सरहद पर थी, वो शीत युद्ध के समाप्ति के बाद, तनाव धीरे धीरे घटने के बाद अन्यत्र भेजी जा रही थी। और जब से आक्रामक तेवर पुतिन ने अपनाए और क्राइमिया को ग्रहण किया, अधिग्रहण किया क्राइमिया के एक तरफा सैनिक हस्तक्षेप के बाद, तो इन सैनिक टुकड़ियों की तैनाती पोलैंड की सरहद पर की जाने लगी। तो जाहिर है कि जो रण क्षेत्र में लाल सीमा रेखा थी, वो जर्मनी से हटकर जर्मनी के एकीकरण के बाद अब पोलैंड तक पहुंच गई थी। एक पहलू रूसी हस्तक्षेप का और यूक्रेन के युद्ध का और है कि बार बार ऐसी शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन में नियो नाजी शासन कर रहे हैं, वो वंशनाशक जनसंहार कर रहे हैं अपनी अपनी जनता का, वहाँ रासायनिक और जैविक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात अब विडंबनापूर्ण इसलिए लगती है कि जो राष्ट्रपति यूक्रेन के हैं वो स्वयं यहूदी मूल के हैं, यहूदी हैं, और ज़ेलेंस्की ने इजराइल से भी सहायता की मांग की है और इजराइल से उन्हें भरोसा है कि कुछ न कुछ सहायता भी उन्हें मिलेगी। यूक्रेन की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा यहूदी मूल का और यहूदी आस्था वाला है। तो ये कहना कि जो स्वयं यहूदी शासन में हैं शासक, वही नियो नाजी हैं, वही नव नाजी हैं, वही वंशनाशक हैं, याद दिला रहे हैं जर्मनी के उस अमानवीय आचरण की जब यहूदियों का बर्बर वंशनाशक जनसंहार हुआ था। और वो जो यादें हैं वो आज तक स्मृति पटल से मिटाई नहीं जा सकी हैं। तो जब इस शब्दावली का प्रयोग होता है तो जर्मनी के लिए बिल्कुल एक असहज स्थिति हो जाती है, वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है। वो रूस को नाखुश तो नहीं करना चाहता है, मगर रूस जो कुछ कह रहा है उससे पूरी तरह सहमत भी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि आज भी यूरोप के कुछ देशों में, विशेषकर पूर्वी यूरोप के देशों में, वो पोलैंड हो, हंगरी हो, ऑस्ट्रिया हो, लोगों को स्मृतियाँ हैं कि कैसे जर्मनी ने आक्रमण किया था विश्व युद्ध के दौरान, कितना उत्पीड़क उसका कब्जा रहा था, और इन्हीं देशों को बर्बाद करते हुए उसने रूस पर आक्रमण किया था। और रूस ने उस समय जो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी रणनीति का अनुसरण किया था, यानी अपनी ज़मीन को जलाओ, धीरे धीरे पीछे हटो, दुश्मन को भीतर आने दो, और जिस तरह नेपोलियन को भीतर घसीटकर पराजित किया था वहाँ के पाले ने, ठंड ने, बर्फ़ ने, उसी तरह दलदल, कीचड़, ख़राब मौसम में फंसाकर पूरी नाजी सेना को तहस नहस किया गया था सोवियत के कार्यकाल में। मगर ये जो स्थितियाँ हैं, पूर्वी यूरोप का जो टकराव बुनियादी तौर पर आक्रामक विस्तारवादी जर्मनी के इतिहास का रहा है दूसरे विश्व महायुद्ध के बाद का। और जब तक सोवियत साम्राज्य का विघटन नहीं हुआ था, रूस का विखंडन नहीं हुआ था, तब तक ये पूर्व के देश न तो यूरोपीय समुदाय के सदस्य थे और न ही नाटो के सदस्य, इनमें से कुछ थे। और आज भी उनका जो संस्कार है वो कहीं ना कहीं, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है या आर्थिक व्यवस्था है, वो तानाशाही वाली, वो राज्य का आधिपत्य आर्थिक संसाधनों पर है, और उनका संस्कार उस तरह से पूरी तरह से जनतांत्रिक नहीं जैसा पश्चिमी यूरोप के देशों का जनतांत्रिक संस्कार है। तो कहीं ना कहीं इस संघर्ष का मुकाबला करते वक्त जर्मनी को अपना अतीत भी याद आता है, अपना नस्लवादी दुराचरण भी याद आता है, और जर्मनी को याद आए ना आए उसके पड़ोसियों को निश्चित रूप से याद आता है। और एक संतुलन बनाए रखना अपनी जनतांत्रिक छवि में, अपनी मानवीय सहायता की राहत कार्यों में छवि में बचा रह जाता है। यदि इन सब बातों को आप ध्यान में रखें तो जर्मनी के सामने चुनौती वास्तव में विकट है। अब एक दूसरा सवाल पैदा होता है कि जर्मनी जब संतुलन एक तनी रस्सी पर बनाने का प्रयास कर रहा है तो भारत के हित इससे कैसे प्रभावित होते हैं। यदि आप देखें, यदि आप उस सूची पर नज़र डालें कि जर्मनी के 1 से 10 नंबर के कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साझेदार हैं, तो उसमें भारत आपको नज़र नहीं आता। यदि आप हथियारों के, सैनिक साज सामान की खरीद फरोख्त की बात करें, उस सूची में भारत का नाम 1 से 10 तक कहीं आपको नज़र नहीं आता। तो वो ज़माना जब आज़ादी के तत्काल बाद भारत टेक्नोलॉजी की, परिष्कृत टेक्नोलॉजी की खोज में यूरोप में जा रहा था, उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तो रासायनिक उद्योग हो, इस्पात का उद्योग हो, मोटर उद्योग हो, जर्मनी से उनको सहकार, वांछित सहकार भले न मिला हो, कहीं ना कहीं सहकार की भूमिका तैयार हुई थी। एक दौर था जब जर्मनी से पनडुब्बियों का भी आयात होता था, और यूरोपीय समुदाय में जब दसॉट मिराज, उनका फिर जब सैनिक साज सामान का कार्यक्रम पूरे यूरोपीय देशों का एक साथ होने लगा, तो जर्मनी हमारे पटल से थोड़ा हट गया। तो आज स्थिति है कि न तो भारत के लिए जर्मनी का उतना महत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है, और न ही जर्मनी का वैसा कोई महत्व भारत के लिए है। तो उभयपक्षीय रिश्तों को
जर्मनी की चुनौतियां, जटिल चुनौतियां जो यूक्रेन के कारण पैदा हुई हैं, हमें प्रभावित नहीं करेंगी। यदि हम अति यथार्थवादी दृष्टि से देखें तो रूस के साथ जो हमारे सामरिक हित हैं वो बिल्कुल अलग पैमाने पर हैं और वो गाढ़े वक्त में आजमाए गए हैं। हाल के वर्षों में भले ही अमेरिकी प्रभाव में, अमेरिकी दबाव में, जो चाहे आप कहें, हम रूस से थोड़ा अलग हुए हैं, मगर इस समय भारत जो निर्भीक अपने हितों को ध्यान में रखते हुए नीति का निर्धारण कर रहा है, उसमें इस यूरोप में जारी युद्ध का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है। हमें लगता है यह समझदारी है, दूरदर्शिता है और यथार्थवाद है। जापान के प्रधानमंत्री की हाल की भारत यात्रा बेहद महत्वपूर्ण समझी जा रही है। किशिदा जब भारत आए तो उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वो अगले 5 वर्षों में 45 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत को देंगे, जिसका उपयोग भारत अपनी संरचनात्मक ढांचे के विकास के लिए कर सकता है, अनेक ऐसे अभियानों में कर सकता है जो दोनों राष्ट्रों के लिए उभयपक्षीय लाभप्रद हों। और ये याद रहे कि इसके पहले भी जब शिंजो एबे जापान में थे तो उन्होंने करीब 43-44 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता का वचन भारत को दिया था। इसमें एक बड़ी राशि अब तक भारत पहुंच भी चुकी है। जहां तक बड़ी अनुदान राशि का प्रश्न है, इसके 2 पहलू हैं। जापान पूरी तरह से इससे संतुष्ट नहीं है कि भारत इसका उपयोग कार्यकुशलता के साथ करता है। कई बार जो परियोजनाएं इससे पोषित होती हैं उनमें देर लगती है, उनकी कीमत बढ़ जाती है, वो चाहे बुलेट ट्रेन का मामला हो या दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर हो या इसी तरह का कॉरिडोर जो पूरब की तरफ जाता है वो हो। मगर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि गुणवत्ता की जो कसौटियां हैं जो इन परियोजनाओं के साथ जुड़ी हैं, जिन पर सतर्क निगाह जापान की रहती है, उनके कारण भारत में इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और एक मानसिकता भी इस तरह की परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की भारत में जो है वो ठीक तरह से प्रोत्साहित है, चाहे वो प्रबंध कौशल हो या वो चाहे जापानी विशेष योग्यता हो कि कैसे वो इन परियोजनाओं को संचालित करते हैं। मगर इससे महत्वपूर्ण बात जो थी वो सामरिक संदर्भ की थी। जापानी प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की कि जापान इस बात को समझ सकता है कि भारत की का क्या रवैया, भारत की क्या नीति, भारत का क्या सोच रूस के यूक्रेन में हस्तक्षेप के बारे में है। अब भारत अकेला एक ऐसा देश है बड़ी शक्तियों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिसने अमेरिका के दबाव में या प्रभाव में न तो भर्त्सना रूस की है, न निंदा की है, और चुप रहना बेहतर समझा है और अनुपस्थित रहना मतदान के समय रखा है। उसकी आलोचना भी इस कारण हुई है। अब ये कहना कठिन है कि कैसे जापान के प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि क्वाड के सदस्य समझ सकते हैं कि भारत की नीति क्या है, और उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि जापान स्वयं उन देशों में से है जिन्होंने थोड़ी देर लगाई थी, मगर जब अपना मन बना लिया तो भर्त्सना, कटु आलोचना रूस की, पुतिन की है। जब वो ये सब कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री वार्ताओं के दौरान चुप थे, मगर जब संयुक्त विज्ञप्ति की आई तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात की घोषणा की कि जो कुछ घट रहा है यूक्रेन में, सभी देशों का प्रयास ये होना चाहिए कि वहाँ हिंसक गतिविधियाँ रुकें, वहाँ युद्ध रुके, वहाँ युद्ध विराम हो और शांति वापस लाई जा सके। मगर सभी पक्षों को ये काम करना चाहिए का अर्थ है कि उसमें सभी पक्षों में रूस अकेला ऐसा पक्ष नहीं है जिसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। तो आज लगभग स्थिति भारत की फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैसी ही कुछ होती नजर आ रही है जैसे अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के समय थी, कि भारत अल्पमत में उन राज्यों के था जो रूस का समर्थन कर रहे थे और बहुसंख्यक देश जो थे वो समर्थन रूस की आलोचना करने वाले पूंजीवादी देशों के खेमे के थे। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये है कि भारत की जो गाड़ी आजमाई हुई दोस्ती रूस के साथ थी बांग्लादेश के मुक्ति अभियान के दौरान से, हाल में वो कुछ थोड़ी कमज़ोर पड़ी थी, क्योंकि चाहे आप उसे कहिए अमेरिकी प्रभाव में या भारत की पूंजीवादी भूमंडलीकरण की नीतियों के अनुसार अपने आर्थिक सुधारों को लागू करने के कारण हम अमेरिका के करीब जाते रहे थे और रूस से हमारी थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती रही थी। इसके लिए न केवल भारत जिम्मेदार था बल्कि पुतिन का रुख भी यूरोप की ओर ज़्यादा था, और एशियाई हिस्से को जो यूरेशियाई देश रूस माना जाता था, उन्होंने उसका थोड़ा अवमूल्यन निश्चित रूप से अपनी नीतियों में किया था। उनका जुझारूपन, उनके तेवर या तो पश्चिम एशिया में सक्रियता में थे, सीरिया, इराक में या मिस्र में या लीबिया में, और यह वो चुनौती देते रहते थे, ललकारते रहते थे अमेरिका को अनेक मोर्चों पर।
और 2014 में जब उन्होंने एक तरफा सैनिक हस्तक्षेप से क्राइमिया पर कब्जा किया, तब से स्थिति काफ़ी रूस के विपरीत हो गई और उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह के रिश्ते रूस के ट्रंप के साथ थे, और कई लोग कहते हैं कि ट्रंप के पुनर्निर्वाचन में रूस ने खुफिया भूमिका निभाई थी, या ट्रंप उनके अंगूठे के नीचे दबे रहते थे, या उन्होंने जिस तरह के साइबर हमले किए हैं या परमाणु विष का प्रयोग किया है, अपने देश की सीमाओं से बाहर रूसी जो नागरिक थे उनकी हत्याएं हुई हैं, इन सब बातों के कारण पुतिन की आलोचना होती रही है। मगर भारत ने कभी भी इसमें कोई पक्षपात या पक्षधरता नहीं दिखाई है। उसका एक कारण ये है कि भारत बहुत बड़ी सीमा तक अपने सैनिक साज सामान की खरीद के लिए रूस पर निर्भर है। हमारी लगभग 50% आपूर्ति सैनिक साज सामान की आज भी रूस से होती है। 70% हमारी सैनिक साज सामान ऐसा है जिसके रखरखाव के लिए, जिसकी मरम्मत के लिए, जिसके कलपुर्जों के लिए हम रूस पर निर्भर हैं। और ख़ासकर जो एक बात और जापान के प्रधानमंत्री ने कही थी, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन युद्ध ने एक बार फिर ये बात दिखा दी है कि जहाँ तक क्वाड्स के सदस्यों का सवाल है, हमारे लिए दक्षिण हिंद महासागर में, उत्तरी जापानी सागर वाले इलाके में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही सामरिक चुनौतियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हैं। वहीं हमारे हित सबसे अधिक संवेदनशील हैं। अर्थात चीन का जो आक्रामक विस्तारवादी प्रसार है दक्षिण चीनी सागर में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में, वही हमारे लिए सामरिक महत्व का है। यूरोपीय रण क्षेत्र में चल रहा ये संग्राम हमें सीधे सीधे प्रभावित नहीं करता है। तो ये बात तो समझ में आती है। मगर यदि आप इस संदर्भ में भी देखें तो भारत का जो रिश्ता रूस के साथ है, हम अपनी शक्ति का जो प्रक्षेप हिंद महासागर में कर सकते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारे विमान वाहक पोत हैं, उसके लिए जो बमवर्षक दूरी तक मार करने वाले हवाई जहाज़ हैं, जो प्रक्षेपास्त्र हैं, जो पनडुब्बियाँ हैं, वो सब की सब हमें रूस से प्राप्त होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम रूस को छोड़कर एक सार्थक भूमिका क्वाड्स के सदस्य के रूप में भी इस क्षेत्र में निभा सकते हैं। एक और पक्ष है जिस पर हमें विचार करना ज़रूरी है कि जापानी प्रधानमंत्री ने उस विकल्प की ओर ध्यान दिलाया जो क्वाड्स का है। मगर क्वाड्स में जापान और भारत को छोड़कर, यह न भूलें कि क्वाड्स की प्रस्तावना पहले शिंजो एबे ने की थी सुनामी के तत्काल बाद के समय में। मगर जिस तरह से इसका विकास हुआ है, ये कल्पना की जा रही थी कि क्वाड्स चीन के विस्तारवादी आक्रामक प्रसार को रोकने में, संतुलित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। मगर इसकी स्थापना के कुछ ही दिन बाद जो ऑकूस की स्थापना की गई, जिसमें सिर्फ गौरांग ईसाई अंग्रेजी बोलने वाले देश अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे, उसने निश्चित रूप से क्वाड्स का अवमूल्यन किया है। तो जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा इस बात को तो रेखांकित करती है कि भारत और जापान के उभयपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्वाड्स एक उपयोगी मंच है। हमारे अपने रिश्ते क्वाड्स से अच्छी तरह पोषित हो सकते हैं। मगर ये कल्पना करना कि क्वाड्स में ही अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के या ऑस्ट्रेलिया के हित भी इसी तरह जुड़े हैं उतनी ही घनिष्ठता के साथ जैसे जापान के, सोचना थोड़ा नादानी होगी। आज ऑस्ट्रेलिया चाहता है अपने निर्यात को, जो प्रभावित हुआ था चीन के साथ उसके संबंधों में तनाव बढ़ने के कारण, भारत की ओर उसकी दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है। मगर दूरी को देखते हुए, दोनों समाजों के सांस्कृतिक अंतर को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में चीन से अपनी निर्भरता ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह कम कर सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पड़ोस में जो आसियान के देश हैं, उनका जो आर्थिक रिश्ता चीन के साथ है, उसको भी मद्देनज़र क्वाड्स की कोई भूमिका एक आर्थिक साझा बाजार या संगठन के रूप में हो सकती है, जिसमें जापान और भारत की सक्रियता के कारण कोई खास प्रगति हमारे राष्ट्र हित के संदर्भ में हो सकती है, सोचना कठिन है। तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जापानी हमारे मित्र हैं, जापानियों के साथ हमारा किसी प्रकार का मनमुटाव, मतभेद नहीं है, मगर ये उभयपक्षीय रिश्ता है और इस उभयपक्षीय रिश्ते को पुष्ट करने के लिए हम क्वाड्स का उपयोग कर सकते हैं। मगर क्वाड्स का निश्चित रूप से जो अवमूल्यन ऑकूस के बाद हुआ है, उसको देखते हुए और ख़ासकर जिस तरह से यूनाइटेड किंगडम में बोरिस जॉनसन को एक राहत मिली है यूक्रेन के कारण, जो उनकी कुर्सी खतरे में थी, और जिस तरह के संबंध अमेरिका का थोड़ा मनमुटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है नाटो के कारण, या यूरोप में जर्मनी की अपनी स्वाधीन विदेश नीति और सामरिक नीति की तलाश में, उन विकल्पों को तलाश करने में, उन सबको देखते हुए भारत के लिए अपने हितों का इन अलग अलग भूगोलों में सामंजस्य बिठाना एक काफ़ी जटिल चुनौती रहेगा।
पड़ोसी पाकिस्तान में हाल के दिनों में जो कुछ घट रहा है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि भारत के लिए जटिल चुनौतियां उभरने वाली हैं। अब ये कहना बड़ा दिलचस्प लगता है, क्योंकि जो चुनौतियां उभर रही हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए हैं। उनके विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा रहा है, उनकी अपनी पार्टी में बगावत नजर आने लगी है, और जिस साझा सरकार का नेतृत्व वह करते हैं, उसकी अनेक पार्टियों के सदस्य उनसे बिछुड़कर बागी बन रहे हैं। वहाँ पाकिस्तान में कानून है जिसका सहारा लेकर इमरान खान यदि चाहें तो अपने पार्टी के बागी सदस्यों को निष्कासित कर सकते हैं, उनके मतदान को खारिज कर सकते हैं। मगर क्या इसी कानून का प्रयोग वह साझा सरकार की अन्य पार्टियों के सदस्यों पर कर सकते हैं? एक पक्ष ये है, और यदि वो ऐसा करते भी हैं तो मतदान का जो नतीजा है वो अदालत के सामने उसको चुनौती दी जाएगी, और जब तक उस पर फैसला नहीं आता तब तक इमरान खान अपनी गद्दी पर बचे रह सकते हैं। मगर कितने प्रभावशाली बने रहेंगे ये कहना कठिन होगा। शुरू से बात कही जाती रही है कि वो पाकिस्तानी सेना के चुनिंदा प्रतिनिधि हैं। यदि पाकिस्तानी सेना का समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं होता तो उनकी अपनी तहरीक पाकिस्तान पार्टी जो है उसकी कोई ज़मीन नहीं थी, उसका कोई जनाधार नहीं था, न तो वो निर्वाचित हो सकते थे, न उन्हें इतना समर्थन मिल सकता था, न वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। जो अन्य पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान की हैं, वो मुस्लिम लीग हो, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ का धड़ा हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में भुट्टो परिवार वाली पार्टी हो, इन सब के साथ एक ऐतिहासिक विरासत है और इनके साथ सरकार में शिरकत का एक इतिहास भी है। इनके साथ लोगों के न्यस्त स्वार्थ भी जुड़े हुए हैं। वैसे यदि आप देखें तो पाकिस्तानी जनतंत्र की विडंबना यह है कि वहाँ जनतंत्र का सिर्फ दिखावा है। वो एक धर्म राज्य है जहाँ शीत युद्ध के दिनों से ही, आरंभिक दौर से ही सेना प्रभावशाली रही है और मार्शल लॉ का ही आधिपत्य रहा है। जो सेना के अधिकारी हैं वो अपनी इच्छानुसार निर्वाचित सरकारों को सीमित कार्याधिकार क्षेत्र में काम करने देते हैं। ये स्थिति फील्ड मार्शल अयूब खान के कार्यकाल में देखी गई, जब बहुत ही तेजस्वी विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, या बाद में जब बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद पाकिस्तान का विखंडन और विघटन हो गया, वहाँ की सेना बड़ी बुरी तरह बदनाम, काहिल, भ्रष्ट और बर्बर साबित हुई, तो एक थोड़े अंतराल के लिए निर्वाचित जनतंत्र की संभावना पाकिस्तान में प्रकट हुई थी। मगर दुर्भाग्यवश जो प्रतिनिधि निर्वाचित हुए, जिनमें भुट्टो थे, वो स्वयं महत्वाकांक्षी थे, जनतांत्रिक नहीं थे, तानाशाही की प्रवृत्ति उनमें थी, कुनबा परस्त थे, और उनका अपना जीवन शैली का जो आचरण था वो एक इस तरह का आभिजात्य वर्ग का था कि आम आदमी से उनका कोई वास्ता नहीं था, और अहंकार का स्वर बहुत प्रबल और मुखर था। उन्होंने यथासाध्य कोशिश की थी कि पाकिस्तान को इस्लामी भाईचारे के नाम पर भारत द्वारा उसके विखंडन के कारण जो खतरा पैदा हुआ था इस्लामी राज्य के धर्म संकट के लिए, अस्तित्व के लिए, उसको देखते हुए इस्लामी बॉम्ब के निर्माण के लिए इस्लामी बिरादरों से, सऊदी अरब से, लीबिया से पैसा ले सकें, ईरान से भी, और उसके मगर ये कार्यकाल बहुत देर तक चला नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकारवश जिस अपने चुने हुए प्रतिनिधि को सेना की कमान सौंपी, जनरल ज़िया को, वो वही उनका सबसे बड़ा शत्रु निकला, और जिसको वो अपना कठपुतला समझते थे उसने उनको गिरफ्तार करवाया और एक हत्या के आरोप में उनको कानूनन मृत्युदंड सुनाया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तब से अब तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सेना में कितना ही उठापटक क्यों न हो, मगर पाकिस्तान की सेना को अपने सामरिक हितों के संरक्षण के लिए अमेरिका और चीन जिस तरह का समर्थन देते हैं, जब तक वो समर्थन सेना को प्राप्त है तब तक कोई भी जनतांत्रिक आंदोलन उसको वास्तव में कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग स्थापना से आज तक जो सेना का आधिपत्य है उसमें सेना नायकों में ऐसे लोग हैं जिनको बड़े पैमाने पर सीधे आर्थिक सहायता मिलती रही है, अमेरिका से खुफिया एजेंसियों को मिलती रही है, और सैनिक साथ सामान की खरीद फरोख्त के जो सौदे होते हैं उसका भी एक हिस्सा कमीशन एवज के रूप में इनके पास जाता है। दुर्भाग्य यह रहा है कि सेना के ये जो प्रमुख नायक हैं, इन्होंने जब उद्योग धंधों में दखलंदाजी करने की कोशिश भी की है, पूंजी का निवेश भी किया है, तो वो प्रबंध कौशल उनका बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ है और भ्रष्टाचार दैत्याकार रूप लेता रहा है। पाकिस्तान में बड़े बड़े ज़मींदार हैं, मगर कभी भी भूमि सुधार कहीं वहाँ लागू नहीं हो सका है। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक हैं, वो सिंधी हों, पख्तून हों, बलूच हों या सीमा के इलाके में रहने वाले कबायली हों, इन सब के साथ भी इनके अधिकारों का हनन होता रहा है और पंजाबी लोग जो हैं, पंजाबी सेना में उनका आधिपत्य रहा है। इसी कारण जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक बंगाली थे, उनमें असंतोष पनपा और वो पाकिस्तान से अलग होने को बाध्य हुए, उन्होंने वो मार्ग चुना। मगर जो बर्बर नरसंहार बांग्लादेश मुक्ति अभियान के पहले हुआ था, उसकी छोटे पैमाने पर बार बार अनुभूति सुनाई देती है, कभी बलूचिस्तान में, कभी कबायली इलाकों में और कभी कभार सिंध में। दुर्भाग्य ये है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का दिवालियापन काफ़ी वर्षों से उजागर रहा है। दशकों से पहले बात होती थी 22 परिवारों की जिनका वर्चस्व पाकिस्तान पर है, फिर बात होती थी पाकिस्तान के भ्रष्ट उद्योगपतियों की और भ्रष्ट जनरलों की, सेना नायकों की और नौकरशाहों की। मगर कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था परजीवी है, जिसे अंग्रेजी में एक क्लाइंट स्टेट कहते हैं, एक रेंटियर स्टेट कहते हैं। तो वो एक तरह से बेनामी अर्थव्यवस्था का संचालन भ्रष्ट सेना नायक करते हैं और उसका कोई लाभ आम आदमी को नहीं होता है। वहाँ सामाजिक विषमता बहुत विकट है, मध्य वर्ग तो लगभग है ही नहीं देखने को। कुछ शहरों को छोड़कर उसको भी मध्य वर्ग कहना गलत है, वो अभिजात वर्ग के कुछ सदस्य, कुछ संतानें जो अपने को उदार मानती हैं, अपने को प्रगतिशील मानती हैं वैचारिक दृष्टि से, वो एक अति उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए मीडिया में सक्रिय नजर आते हैं, मगर इनमें भी अधिकतर प्रवासी हैं। यदि आप देखें तो इस पूरे दौर में जब से पहले सोवियत संघ का कब्जा अफगानिस्तान में हुआ था, तब उस अफगानिस्तान से इन ईश्वर विरोधियों को खदेड़ने के लिए, अनिश्वरवादियों को, नास्तिकों को पाकिस्तान ने मदद ली अमेरिका से, तालिबान की फौज बन पाई। और इसके बाद जब स्वयं अमेरिका उस दलदल में फंसा अफगानिस्तान के तालिबानों को खदेड़ने के लिए, तब भी पाकिस्तान उनसे सहायता प्राप्त करता रहा। विडंबना तो ये है कि जब 9/11 के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन जाकर छुपा डोरा बोरा की पहाड़ियों में अफगानिस्तान में और तब पकड़कर मारा गया पाकिस्तान में एबटाबाद की एक छावनी में, सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका ने आंखें मूंदी रखी और अमेरिका के परमाणविक कार्यक्रम को, भारत को के कद को छोटा करने के लिए उसने AQ खान की परमाणविक तस्करी को भी अनदेखा किया और चीन, ईरान, उत्तरी कोरिया से जो सहायता मिल रही थी, जिसका पर्दाफाश बेनज़ीर भुट्टो ने अपने संस्मरणों में किया है, वो निर्विवाद है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आज पाकिस्तान स्वयं घोषित करता है अपने को आतंकवाद का शिकार। एक हद तक ये बात सच भी है कि धर्म राज्य के रूप में जिस कट्टरपंथी को प्रोत्साहित किया था जनरल ज़िया ने, जिस तरह का इस्लामीकरण पाकिस्तान में हुआ है, उस पर इमरान खान का कोई नियंत्रण नहीं है। इमरान खान खुद एक समय तालिबान का समर्थन करते थे, जिस इलाके से वो आते हैं, जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भले ही बड़े उदार विश्व नागरिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है, मगर कहीं न कहीं उनकी एक पहचान उस इस्लामी पठान की भी है जो अपने व्यक्तिगत जीवन में एक यहूदी महिला से विवाह कर सकता है, मगर अपने सार्वजनिक जीवन में वो अपना इस्लामी रूप ही सामने प्रकट करता है, तस्बीह में मन के गिनता रहता है आदि। मगर इमरान खान को आज पाकिस्तान की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल नाइंसाफ़ी लगती है, क्योंकि दिवालियेपन की जिस कगार तक पाकिस्तान पहुंचा है, महंगाई जो पाकिस्तान में है, सामाजिक विषमता जो पाकिस्तान में है, जो शांति और सुव्यवस्था का अभाव है, जो हिंसा का लावा बहकर अफगानिस्तान से आ रहा है, पिंडी और पेशावर में, और कराची में जिस तरह का संगठित अपराध होता है, जिस तरह के आत्मघातक हमले शियाओं पर और अन्य अल्पसंख्यक मुसलमानों पर, ईसाइयों पर किए जाते हैं, उन सब के मद्देनज़र जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान की नहीं बनती है। हाँ, इमरान खान की यदि आप कहें तो थोड़ी नादानी इसमें कहती है, कभी बड़े उत्साह में वो ऐसे राजनयिक अभियानों में जाते हैं, जैसे हाल में जिस दिन रूस ने हस्तक्षेप किया उक्रेन में, उस दिन वो मॉस्को पहुँचे और उन्होंने कहा ये बहुत ही उत्तेजक, रोमांचक लम्हे हैं रूस की यात्रा करने के लिए। तो लोगों को बड़ा हास्यास्पद ये बयान लगा। क्या वो समर्थन कर रहे थे रूस के हस्तक्षेप का, या वास्तव में उनको इस बात का पता नहीं था कि आगे चलकर क्या होने वाला है? इमरान खान ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है कि वो उधार का बोझ चुकाने के लिए कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से अरबों US डॉलर्स ले सकें, अमेरिकी डॉलर प्राप्त कर सकें, मगर इतना खोखला हो चुका है पाकिस्तान, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर है कि इस तरह के ऋण बहुत देर तक उसका काम नहीं चला सकते हैं। आज पाकिस्तान पूरी तरह निर्भर है चीन पर और अमेरिका पर और उनसे प्राप्त ऋण पर। तो ये सोचना कठिन है कि इमरान खान अकेले
नियंत्रण पा सकते हैं पाकिस्तान की पतनशील अर्थव्यवस्था पर या वहाँ के जो सामाजिक विषमता है उसके ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और उनको पद छोड़ना पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ेगा। और ये मानकर चलिए कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होता या अदालत में उसे चुनौती दी जाती है, वो अपने पद पर बने रहते हैं, तब उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। जैसा हमने पहले कहा कि पाकिस्तान में सामाजिक जिसे सिविल सोसाइटी कहते हैं वो तो है नहीं, और जिसे जनतांत्रिक अभिव्यक्ति कहते हैं उसकी संभावना भी बहुत कम है। तो जो हम बार बार ये कहते हैं कि परस्पर भरोसा बढ़ाने वाले प्रस्ताव, ऐसे उनकी पेशकश जनमत को प्रभावित किया जाना चाहिए। करतारपुर गलियारा खुलेगा, क्रिकेट मैचें खेली जाएंगी न सही पाकिस्तान में, भले खाड़ी देशों में इसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हमको एक दूसरे के साथ व्यापार दोबारा शुरू करना चाहिए। मगर ये ऐसे सुहाने सपने हैं जिनके साकार होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। इमरान खान प्रधानमंत्री रहें या न रहें, अंततः भारत के साथ क्या रिश्ते पाकिस्तान के होंगे ये इस पर ही निर्भर करेगा कि वहाँ की सेना और खुफिया एजेंसियाँ क्या निर्णय लेती हैं। अंत में एक टिप्पणी और ज़रूरी है। ये भी सुनने में आया है कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि सेना के एक धड़े को दूसरे धड़े के साथ भिड़ा कर ये कोशिश करें कि सेना का किसी न किसी प्रभावशाली धड़े का समर्थन उन्हें निश्चित रूप से मिल सके। इसी तरह की गलती, आत्मघातक गलती भुट्टो ने एक बार की थी जब उन्होंने जिया को सेना की कमान सौंपी थी। आज जो ये चर्चा चल रही है कि वो सेना नायक को हटाकर ISI के मुख्य को यहाँ बिठाने की कोशिश कर सकते हैं, जितने कोर कमांडर्स हैं उनको सर्वसम्मति से अपने पक्ष में ला सकते हैं, मगर उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं वो निश्चित रूप से पाकिस्तान में जनतंत्र के पोषण की नहीं है। सेना किसी भी हालत में अपने इस विशेषाधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं होगी। तो भारत के लिए समझदारी इसी में है कि वो पाकिस्तान के प्रति शुभकामनाएं तो व्यक्त करे, वहाँ जनतंत्र की बहाली के बारे में भी सोचती रहे, मगर इस बारे में इतनी नादान न रहे कि किसी एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ संबंधों को सुधारने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सामान्य होंगे या भारत के सामरिक हित अक्षत रहेंगे। पड़ोस का एक और देश है श्रीलंका, जिसे हम अपने हाड़ मांस का ही हिस्सा मानते हैं। दोनों देशों के नेता ऐसा बार बार कहते हैं कि हम एक परिवार हैं। श्रीलंका के रिश्ते भारत के साथ ऐसे हैं जिसकी तुलना किसी और देश के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। मगर अक्सर ऐसा होता है कि परिवार में ही भाई भाई में फूट पड़ती है, बड़ा वैमनस्य होता है, संघर्ष बड़ा विकट रूप लेता है। ऐसे ही भाई भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान भी थे देश के विभाजन के पहले। दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में जो घटनाक्रम श्रीलंका में हुआ है, जो गृहयुद्ध दशकों वहाँ चला है, जिसमें लिट्टे के खूंखार उग्र आतंकवादियों ने श्रीलंका के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया था, उस पर तो नियंत्रण श्रीलंका ने पा लिया, मगर श्रीलंका की सरकार पर तब से आरोप लगाया जाता रहा है कि उसने युद्ध अपराधों में हिस्सा लिया, उसने मानवाधिकारों का हनन किया, उसने बर्बर नरसंहार तमिलों का किया है और इसका जवाब उसे देना होगा। एक इससे भी उलझी गुत्थी यह है कि भारत ने एक समय में श्रीलंका के आमंत्रण पर शांति रक्षक दस्ता वहाँ भेजा था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और बाद में उससे खिन्न होकर श्रीलंका के अनुरोध पर ही वापस बुलाना पड़ा था। अतीत में अनेक ऐसी चीज़ें हुई हैं। एक बार लिट्टे के कुछ मुक्त सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया था भारत में, बाद में उन्होंने ही वो जानलेवा दुश्मन बन गए। भारत के उन जवानों और अफसरों के जिनको भेजा गया था श्रीलंका में उन पर नियंत्रण पाने के लिए। युद्ध विराम के बाद भी जब भारत ने वहाँ राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश की है तो उस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है श्रीलंका सरकार के कुछ तत्वों के द्वारा, वहाँ की कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, कि उसकी सहानुभूति तो हमेशा जाफना के प्रदेश के तमिलों के साथ ही रही है, बाकी सिंहलों से उसका कुछ लेना देना नहीं रहा है। इस बात को भी अनदेखा करना बड़ा कठिन है कि श्रीलंका जितना निकट तमिलनाडु राज्य की है, तो लिट्टे के सैनिकों के लिए, तस्करों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए हमेशा ये आसान रहा है कि मछुआरों की नावों का सहारा लेकर वो भारत में आ जाएं, यहाँ शरण लें और यहाँ से फिर हथियार असला लेकर वापस श्रीलंका में लौटें और खुराफात करें। भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है कि श्रीलंका भी इस्लामी आतंकवाद का शिकार है। कुछ ही समय पहले ईस्टर के मौके पर एक गिरजे पर हमला हुआ था और इस तरह के आतंकवादी हमलों के कारण बहुत बड़ा नुकसान न केवल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को हुआ है, जानलेवा हमले प्रेमदासा पर हुए थे, चंद्रिका कुमार तुंगे पर हुए थे,
और तहस नहस अर्थव्यवस्था हो गई थी और जो पर्यटन उद्योग था ऐसी स्थिति में वहाँ कोई जाकर रहने को तैयार नहीं था। उसके बाद कोविड की चपेट में आने के बाद जो पर्यटन उद्योग सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाने के लिए श्रीलंका का साधन था वो तहस नहस और लगभग नष्ट हो गया। मगर सिर्फ आज जो संकट, जिस संकट का सामना श्रीलंका कर रहा है, उसके लिए सिर्फ पर्यटन उद्योग का तहस नहस होना काफ़ी नहीं है। कहीं ना कहीं इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि जो एक परिवार प्रभावशाली बनकर उभरा श्रीलंका की राजनीति में, राजपक्सा परिवार, उसने चीन के साथ जाना स्वीकार किया भारत के बनस्पत, और चीन से जिस बड़े पैमाने पर उसने ऋण अनुदान स्वीकार किए हम्बनटोटा में, जहां इस परिवार का राजनीतिक प्रभाव का क्षेत्र है, उसके विकास के नाम पर, उस ऋण को न चुकाने के कारण ये यहाँ की ज़मीन का एक पट्टा 99 साल के लिए उसे चीन के नाम लिखना पड़ा। और इस भूमि पर एक तरह से चीन का अधिकार वैसे ही हो गया है जैसा उसकी अपनी भूमि पर होता है। चीन हमेशा इस बात को नकारता रहा है कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह पर नौसैनिक अड्डा नहीं बना रहा है, मगर यदि एक बार वो इस इलाके पर नियंत्रण उसका स्थापित हो जाता है तो निश्चित रूप से सागर के जलमार्गों पर उसका नियंत्रण ही चलेगा। भारत ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की है। कोलंबो बंदरगाह के सुधार परियोजनाओं में हिस्सा लेने के लिए जापान के साथ आंशिक सफलता ही उसे मिली है। भारत ने जो राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश श्रीलंका में की है उसके बारे में भी आलोचनाएं होती है। उसका लाभ सिर्फ जाफना सूबे के तमिलों को ही दिया जाता है। भारत सिंहलों की समस्या के बारे में देखने को तैयार नहीं है। मगर जब से ईस्टर वाला हमला एक गिरजे में श्रीलंका में हुआ, भारत को लगता है कि श्रीलंका भी उस इस्लामी आतंकवाद की चपेट में है और भारत को समग्र रूप से श्रीलंका की अल्पसंख्यकों की समस्या, धार्मिक सांप्रदायिक समस्या, भाषाई समस्याओं के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हस्तक्षेप करने का तो सवाल ही नहीं उठता, न अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन किसी एक पक्ष के लिए करना चाहिए। मगर श्रीलंका में जो भी राजनीतिक नेता सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान है उसको भी शायद सोचने की, सावधान होने की ज़रूरत है कि यदि वो ऋणों के बोझ से दबता गया, जिसे अंग्रेज़ी में ऋण का शिकंजा कहते हैं, डेट ट्रैप कहते हैं चीन का, तो वन बेल्ट वन रोड में भागीदारी हो या चीन से ऋण चुकाने में असमर्थता हो, उसी के कारण आज वो दिवालियेपन की कगार में पहुंचा है। पिछले वर्ष फरवरी के माह में विदेशी मुद्रा का जो भंडार श्रीलंका का था वो लगभग 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर था। कुछ ही महीनों में नवंबर तक ये गिरकर 1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। श्रीलंका की स्थिति इतनी दारुण थी कि वो तो ऋण तो छोड़िए, सूद चुकाने में असमर्थ था, और जो संपर्क में बॉन्ड होते हैं उनकी रकम चुकाने में असमर्थ था। और इस डिफ़ॉल्ट से, इस कोताही से बचने के लिए उसे चीन से फिर अरब डॉलर अमेरिकी उधार लेने पड़े और उधार का बोझ और बढ़ गया। भारत ने ऐसा साथ कोशिश की है कि ऋण के बोझ से बचाने के लिए श्रीलंका को उसकी ज़रूरत के वक्त कभी 1 अरब अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, कभी एक स्वैप की सुविधा दी गई है। मगर कब तक इस तरह की स्वैप की सुविधा कि जो हमको क्रेडिट लाइन मिली है उस उधार से हम अपना ऋण चुकाएं, यानी उधार से उधार चुकाएं पुराना, उस उधार तो मूलधन नहीं, सूद चुकाएं। ये स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी थी पिछले वर्ष ही कि श्रीलंका को आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी, खाने पीने चीज़ों की राशनिंग करनी पड़ी थी, दूध का पाउडर हो, अनाज हो, प्राण रक्षक दवाइयाँ हो, वैक्सीन हो, रासायनिक उर्वरक हो, ईंधन हो, इन सब की सप्लाई के लिए विदेशी मुद्रा उसके पास नहीं थी। और कैसे पर्यटन उद्योग का विकास हो सकता है यदि वो ईंधन ही नहीं खरीद सकते हैं, मोटर गाड़ियाँ ही नहीं चल सकती हैं, बिजली के उत्पादन में कटौती हो रही है, तो कौन ऐसे देश में जाकर रहना करेगा जहाँ आंदोलन बिल्कुल विस्फोटक कगार तक पहुंच चुका हो। आपातकाल की घोषणा के बाद एक जनरल को इसकी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए रखा गया, मगर तब से लगता नहीं कि कोई खास प्रगति इस बारे में हो सकी है। दैत्याकार भ्रष्टाचार के कारण कहिए या प्रबंध में बिल्कुल कौशलहीनता के कारण श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा है कि अभी हाल जो समाचार देखने को मिले हैं, सुनने को मिले हैं, वो बेहद चिंताजनक है। वहाँ बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं क्योंकि अनेक राज्यों और जिलों के पास वो साधन नहीं है कि वो पर्चे छापने के लिए कागज़ तक का या स्याही तक का आयात कर सकें, उन्हें खरीद सकें। तो एक तरह से शिक्षा व्यवस्था भी तहस नहस होने जा रही है। और ये स्थिति कब तक चलेगी हम कह नहीं सकते, क्योंकि यदि कोविड के बाद पर्यटन सुधार भी करता है तो आने वाले दिनों में बहुत लंबा समय लगेगा कि उससे इतनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके कि पटरी पर अर्थव्यवस्था श्रीलंका की आ सके। ये स्थिति भारत के लिए भी निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि भारत स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था की प्रगति दर तेज़ करने में लगा हुआ है। वैक्सीन मैत्री के जरिए, या जैसा हमने कहा क्रेडिट लाइन्स बढ़ाकर कई अरब डॉलर की, या उधार देकर उसने यथासंभव सहायता की कोशिश की है श्रीलंका की।
मगर श्रीलंका के नेताओं को इस बारे में स्वयं सावधान रहना होगा कि ये स्थिति यदि इस पर शीघ्र नियंत्रण नहीं प्राप्त किया गया तो वो राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक आक्रोश के विस्फोट को ही पैदा कर सकती है। इस बार इतना ही। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तब कुछ और विषयों का विश्लेषण आपके साथ करेंगे, मगर ध्यान रहे कि जैसा हमने इस बार किया है, एक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूरोप में क्या हो रहा है, यूरोप की महाशक्तियाँ यूक्रेन युद्ध का मुकाबला कैसे कर रही हैं, हमारा मित्र राष्ट्र जो जापान है वो किस तरह से उसके सामरिक नज़रिए में और हमारे सामरिक नज़रिए में थोड़ा मतभेद है, मगर उभयपक्षीय हितों का सन्निपात भी है। क्वाड के बुनियाद पर हम इसका कितना लाभ उठा सकते हैं, ये सोचने की चीज़ है। मगर पड़ोस का घटनाक्रम इस अंतर्राष्ट्रीय मंच के घटनाक्रम से कम महत्वपूर्ण नहीं है, पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो। गतिरोध जो आया है ईरान के परमाणविक कार्यक्रम से जुड़ी जो वार्ताएं वियना में चल रही थी, उसके बारे में अगली बार जब स्थिति कुछ और स्पष्ट होगी, तब तक के लिए विदा दें। नमस्कार, धन्यवाद।